नमस्कार, बाजार है चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं ऋषि नारायण। आज मैं बात करने वाला हूं कि आपको इन्वेस्टमेंट कैसे करना चाहिए। हो सकता है ये आपके लाइफ के लिए लाइफ चेंजिंग वीडियो हो और मैं इसमें आपको 100% ऐसी चीज़ें दूंगा जो आपको लाइफ में अगर आप कर लेते हो तो करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता आपको। तो मेरे पास मेरे एक मित्र आए, वो बता रहे थे कि वो LIC में इन्वेस्ट करते हैं, 5,000 रुपये पर मंथ करते हैं और वो अपने 2 बच्चे हैं उनके, एक बच्चा एक बच्ची है, उनके लिए 5,000 रुपये LIC में डाल रहे हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि LIC में आप डाल रहे हैं तो उसका जो मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो क्या है, तो वो बता नहीं पाए। क्योंकि LIC वालों से जब भी आप पूछोगे ना कि भैया रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, तो वो रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात नहीं करेंगे। वो करेंगे 5 साल बाद आपको 20,000 मिलेगा, 2 साल बाद आपको 30,000 मिलेगा, 10 साल बाद आपको 5 लाख मिलेगा। आपको परसेंटेज की बात नहीं करते। LIC और बैंक का अगर परसेंटेज देखा जाए तो वो लगभग आपको कितना देते हैं, 6% का रिटर्न देते हैं, 6 या 7% आप पकड़ लें। मैंने यहाँ पे 5,000 रुपये लगाया मंथली, यानी कि हर मंथ वो जमा करते हैं 20 साल का। तो मैंने उनको जब दिखाया तो उनकी आंखें फट गई। देखिए, अगर आप 6% के हिसाब से करते हो तो उनका सिर्फ 23 लाख रुपए बनेगा 20 साल में, ठीक है। लेकिन अगर ये जो आप वो क्या करते हैं, इसी को वो किस में करते हैं, मैंने कितना बताया, 23 लाख, है ना। अब यही आप इंडेक्स को पकड़ लो कि आपको वो 12% का रिटर्न भी देता है, तो आपका 50 लाख बनता है अगर आप सिर्फ इंडेक्स में इन्वेस्ट करते हो, ठीक है। अगर यही मैं जो आपको म्यूचुअल फंड बता रहा हूं, बैंक 20 बता रहा हूं, आप अगर सिर्फ 20% भी पकड़ लें, सिर्फ 20% का रिटर्न पकड़ लें, है ना। बैंक PSU का जो ETF बताया ना, निफ्टी बैंक PSU के, उसमें अगर कर दें, या फिर म्यूचुअल फंड जो मैं बता रहा हूँ क्विंट, उसमें कर दें 20% का एवरेज, तो 1,58,00,000 रुपए बनता है भैया, 1.5 करोड़ रुपए। समझ में आया। और अगर इसने थोड़ा बहुत ज्यादा कर दिया, यानी कि 22 या 25% आपको कर दिया ऑन एन एवरेज, चलो 22% भी पकड़ लेते तो भी देखो 2 करोड़ के ऊपर जा रहा है, ठीक है। मजाक लग सकता है लोगों को, लेकिन अगर आप करेंगे तो बिल्कुल मानिए, ठीक है। पहले समझिए, देखिए, सबसे पहले अगर आप कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हो, यानी कि बहुत सारी बुक्स ऐसी हैं जो बताती हैं कि हमको किसमें वो करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। हमको करना चाहिए ETF में, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में, ठीक है, या इंडेक्स में इन्वेस्टिंग करना चाहिए। उसमें 2 प्रकार होते हैं, एक तो म्यूचुअल फंड के थ्रू कर सकते हो, या फिर आप कहते हैं जैसे निप्पॉन इंडिया का ETF होता है ना, डीमेट ओपन करके वहां से कर सकते हो, या फिर आपका जो भी हो वहां से इंडेक्स फंड बाय कर लीजिए। कोई ज्यादा खास अंतर आता नहीं है, फिर भी ETF ज्यादा बेटर रिटर्न देता है क्योंकि उसके एक्सपेंस रेशो कम होते हैं, और ETF को आप ट्रेड भी कर सकते हो, ठीक है, स्विंग ट्रेडिंग की तरह भी यूज कर सकते हो। तो और जो फॉरेनर आते हैं, फॉरेनर जो हमारे यहाँ पे इंडिया में ये जब पैसा लगाते हैं, वो भी इंडेक्स फंड के थ्रू ही लगाते हैं। अब इसके कई कारण हैं। पहली बात, देखो, जब हमारे यहाँ के वॉरेन बफेट, हमारे यहाँ के तो है नहीं, फॉरेन के हैं, लेकिन वर्ल्ड लेवल पे जो फेमस है वॉरेन बफेट, वो भी कहते हैं कि इंसान को अपना 90% पैसा किस में लगाना चाहिए, इंडेक्स फंड में लगाना चाहिए, 90% पैसा। अब वो क्यों कहते हैं, देखिए, इंडेक्स फंड आपको कंटिन्यू पैसा देते रहता है, उसका जो रिटर्न होता है अपने इंडिया का 10 से 15% के आसपास रहता है एनुअली, ठीक है, 10 से 15% का आपका रिटर्न देता है। लेकिन कई बार क्या हुआ, पहले एक ट्रायल भी हुआ था, उसमें क्या हुआ था, डिफरेंट मैं आपको बता रहा हूं बुक्स का डिफरेंट, ठीक है। पहला एक बुक का रेफरेंस है, मुझे एक्चुअली सबके नाम याद नहीं रहते, मैं बता रहा हूं कि एक बुक का रेफरेंस है। वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि एक बार क्या हुआ, एक समिट हुई 1970 के आसपास, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं रहता, ठीक है। 1970 के आसपास एक समिट हुआ, उसमें बड़े बड़े दिग्गजों को बुलाया गया, एक न्यूज़पेपर वालों ने बड़े बड़े जो स्टॉक मार्केट के दिग्गज होते हैं ना, उनको बुलाया गया। उनको बोला कि हम आपको एक पैसा देते हैं, मान लो उन्होंने 1 लाख रुपए दिया और उसको बोला कि आप इसको बढ़ाओ, और एक जगह उन्होंने क्या किया, उतना ही 1 लाख रुपए उठा के, 1 लाख नहीं था अमाउंट, 1 लाख रुपए उठा के उन्होंने क्या किया, इंडेक्स फंड में लगा डाल दिया। लेकिन जब 20 साल बाद देखा गया तो जो इन्वेस्टर जो ये जो डिफरेंट डिफरेंट कर रहे थे वो हार गए और इंडेक्स जीत गया। सोचिए, बड़े बड़े जितने बड़े बड़े दिग्गज थे ना, सबके सब हार गए और इंडेक्स जीत गया। ऐसे ही म्यूचुअल फंड में भी जब आप जाओगे ना, तो डिफरेंट डिफरेंट म्यूचुअल फंड से, लेकिन उनसे इंडेक्स जीत जाता है। आप ज्यादातर देखेंगे जब लॉन्ग रन होता है, क्योंकि उनका एक्सपेंस रेशो, मतलब वो आपको एंट्री करेंगे तब भी आपसे पैसा लेंगे, कुछ एग्जिट करोगे तब भी उनसे पैसा लेगा, उनका पैसा तो बनना है। तो इस तरीके से आप इंडेक्स में क्या होता है, इंडेक्स फंड में आपका जो एंट्री रहती है, जो एग्जिट रहता है, उसका बहुत कम चार्ज रहता है, और ऐसा कोई एग्जिट लोड, एंट्री लोड ऐसा कुछ रहता नहीं है, ठीक है। आप उसको ट्रेड भी कर सकते हो एक तरीके से। तो इंडेक्स फंड में अगर आप रिटेलर हैं, अगर आपको स्टॉक मार्केट में नए हैं, और आपको 10 से 15%, यानी कि बैंक से तो कहीं ज्यादा है ना, अगर आपको मार्केट से डर लगता है कि गिर गया तो मेरा क्या होगा, लॉस हो गया तो मेरा क्या हो गया, तो आप इंडेक्स फंड से शुरुआत कीजिए। आपको कहीं किसी की राय सुनने की जरूरत नहीं है। और ट्रेडिंग
कृपया करके ना कीजिए। मैं तो यही मानता हूँ ट्रेडिंग उनको नहीं करना चाहिए जिनका कैपिटल छोटा है, जो या फिर सोच के आएंगे रातों रात करोड़पति बन जाएंगे, ऐसा नहीं है भैया। मैं 12 साल से, है ना, तो 12 साल से बैठा हुआ हूँ यहाँ पर, और क्या कहते, समय के साथ 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 ग्रो होता है आदमी। अगर आप 1000 को 2000 बना सकते हो तो आप ट्रेडिंग में आओ। अगर आप 1000 को 2000 नहीं बना पाए तो क्यों ट्रेड करना? समझ में आया ना? अगर आपको ट्रेडिंग करनी ही है, उंगली करनी है, तो मैं हमेशा बोलता हूँ निफ्टी 20 यानी कि एक ईटीएफ भी है, इंडेक्स फंड भी है, तो इसको आप यूज करो, है ना। निफ्टी 20 उसमें स्विंग ट्रेड लो आप, उसमें अगर एक का 2000 रुपये बना पाए तो समझ लीजिए आप क्या कहते हैं उसमें और फंड डालिए। ज्यादा पैसों से ट्रेडिंग मत कीजिए, ठीक है। मैक्सिमम पैसा आप आपका किस में डालिए? म्यूचुअल फंड में डालिए, या फिर क्या कहते हैं इंडेक्स फंड में डालिए। समझ गए? और होता क्या है, बात को और समझिए। तो केडिया सर है वो क्या बोलते हैं कि भाई मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूं, है ना, लेकिन फिर भी रिटेलर क्या करता है, यहाँ 5 पंडित हैं, मतलब 5 पंडित हैं, यानी कि जब आप एंट्री ले रहे हो तो आपका जो ब्रोकर है वो भी पैसा काटेगा, है ना, और क्या कहते हैं जो सरकार है वो भी पैसा काटेगा, और 2-4 लोग और हैं वो भी आपका पैसा काट लेंगे। तो बात को समझिए, आपने कमाया 100 रुपए, लेकिन उसमें से क्या हुआ, जब आपने कमाया तब भी आपके 20 रुपए कट गए, और जब आपने गवाया तब भी आपके 20 रुपए कट गए, मतलब सामने वाला तो प्रॉफिट में है, आपका क्या हुआ? लेकिन अगर आप जब इन्वेस्टमेंट करते हो, यानी कि आज आपने इन्वेस्ट किया और 10 साल बाद निकाला, तो आपका एक बार पैसा कटेगा अगर आप ये करते हो, क्योंकि लेने का तो कोई पैसा चार्ज नहीं कर रहे, वो डीपी चार्जेस जोड़ रहे हैं, वो तो बहुत माइनर रहते हैं। जब एग्जिट करते हो तो एग्जिट करोगे तब आपका सिर्फ एक बार का पैसा कटेगा। तो ये जो बार बार आने जाने का जो पैसा कटता है ना, वो पैसा नहीं कटेगा, आपको ये भी बात समझनी होगी। तो इन्वेस्टमेंट करो, लॉन्ग टाइम के लिए करो। अब आप सोचोगे कि कितने समय के लिए करना चाहिए, ये सब क्वेश्चन पूछोगे, तो भैया स्टॉक मार्केट में सिंपल वो पैसा रखना चाहिए जो आपके काम में नहीं आना हो। यानी कि आपको मान लो आपकी बेटी की शादी है, आपके घर में पढ़ाई है, जो 10 साल बाद 10 या 5 साल से ज्यादा साल बाद लगने वाला, उसका कोई समस्या नहीं है, उसकी कोई समस्या नहीं है, ठीक है। लेकिन जो आपको 1-2 साल में जो पैसा लगने वाला, उस पैसे को नहीं लगाइए, ठीक है। हो सकता है मार्केट 1 साल, 6 महीने, 2 साल नीचे रहे या डाउन चले जाए, उस टाइम आप घबरा जाओ। और जब मार्केट नीचे जाए, यानी कि समझो मार्केट 30% टूट गया, निफ्टी 20 में आपका पैसा लगा हुआ 30% टूट गया, 40% टूट गया, तो भैया मैं हमेशा समझाता हूं, ये सस्ता मिल रहा है। मैं प्याज का उदाहरण देता हूं कि जब प्याज सस्ता मिले तो भर लो, ये तो ऐसी प्याज है जो कभी खराब ही नहीं होती। समझ में आया? जब दाम बढ़े तब बेचना। समझ में आया? तो ऐसा करने का, ठीक है। और होता क्या है, देखो मैं अपनी पर्सनल भी बात बताऊं तो मैं भी स्टॉक में ज्यादा अपना पैसा नहीं रखता, मैं भी म्यूचुअल फंड में रखता हूं या फिर ईटीएफ में रखता हूं। रीजन ये है कि मुझे, है ना, जब मैं स्टॉक को रखता हूं ना, मुझे टेंशन होती है, मुझे अगले दिन स्क्रीन देखता ही हूं मैं, तो मैं अपने होल्डिंग को देखता रहता हूं, होल्डिंग इतना हो गया, एग्जिट कर जाता हूं, इतना हो गया, एंट्री ले लेता हूं। तो उसके कारण मैं उसमें, है ना, कोशिश करता हूं कि ना रखूं अपना मैक्सिमम फंड मैं ईटीएफ में और म्यूचुअल फंड में रखता हूं। मैंने आपको ये क्लियर कर दिया, ठीक है, और उसमें ही आपको रखना चाहिए। अब म्यूचुअल फंड कौन सा अच्छा है, मैंने आपको ईटीएफ के गुणगान भी बता दिए, और उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको ईटीएफ का मैं दिखाना चाहूंगा, है ना, कौन सा ईटीएफ, मैं कहता हूँ निप्पॉन का ईटीएफ है, वो बहुत अच्छा है ना। चलो थोड़ा सा ईटीएफ को देख भी लेते हैं। ओके, तो ईटीएफ में जब हम देखने जा रहे हैं तो यहाँ पर देखो मैंने एक ईटीएफ का पूरा एक लगा रखा है, ये है moneycontrol.com, है ना, /ms/ETF, है ना, आप कर सकते हो। तो यहाँ पर देखो पूरे ईटीएफ खुले हुए, परफॉर्मेंस ऑफ ईटीएफ, है ना, इसको आप देख लेना, है ना, moneycontrol.com/ms/ETF। तो इसमें आप देखोगे तो जितने ईटीएफ हैं उनका 1 साल का रिटर्न, 2 साल का रिटर्न, है ना, और 3 साल का उनका रिटर्न देखो हमेशा पॉजिटिव ही है ना। यहाँ कहीं देखो आपको रेड नहीं दिख रहा है, ठीक है। ये 6 महीने का, 1 वीक का छोड़ दो, आप सालों में देखो 1, 2, 3 साल में ईटीएफ देखो हमेशा जीता ही है, ठीक है। और यहाँ से आप ये वाला ईटीएफ कौन सा है, एडलवाइस का ईटीएफ है भैया, है ना, इससे दूर रहना, ठीक है। 97% लॉस दिखा रहा है दूसरे साल और तीसरे साल में, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे जो पसंद है वो है कौन सा, निप्पॉन ईटीएफ, है ना। इसमें क्या कौन सा आता है, निप्पॉन ईटीएफ, ये रहा, कहाँ गया निप्पॉन ईटीएफ, देख रहा हूं मैं, तो बहुत सारे ईटीएफ है, देखो चलो पहले पढ़ते जाते हैं, छोटा छोटा कहीं पे नजर में आएगा। जैसे निप्पॉन का ईटीएफ का पीएसयू बैंक का है, देखो इसने 1 साल में 64% का रिटर्न दिया है, 58% का रिटर्न दिया, और तीसरे साल अगर देखें तो 20% का रिटर्न दिया। भैया अगर ऐसा भी करना है तो आप निफ्टी का भी ईटीएफ ले सकते हो, निप्पॉन ईटीएफ, है ना, पीएसयू बैंक का, इनके थ्रू भी आप कर सकते हो। इसमें देखो कितना बड़ा बड़ा आपको मिल रहा है ना। मेरे को निप्पॉन के ही पसंद आते हैं। एक ये बैंक भी इसका है, इसका देखो आप
तो 1 साल का आप देखोगे रिटर्न, तो निप्पॉन ETF बैंक है ना, तो बैंक 20, इसका आप देखोगे तो 21% 1 साल में, 2 साल में 20% और तीसरे साल में 10%। ठीक है, तो इससे तो बेटर ये PSU बैंक का है। अगर आप PSU है ना, पब्लिक सेक्टर बैंक जिसको बोलते हैं, शायद मैं सही बोल रहा हूँ, गलत भी हो सकता हूँ। ठीक है, तो 1 साल का 64%, 2 साल में 58% और तीसरे साल में 19%। ठीक है, एक और जो इंडेक्स बिल्कुल प्योर इंडेक्स होता है जिसमें सारे क्या होता है, उसमें सारे स्टॉक होते हैं, और सारे स्टॉक में देखो निप्पॉन ETF है ना, निफ्टी 20। ठीक है, इसमें मैं हमेशा इसका नाम लेते रहता हूँ। इसमें देखो तो 1 साल में 11%, दूसरे साल में 19, लगभग 20% है, और तीसरे साल में 17.27%। तो ये इस पे हैं, तो लगभग एवरेजिंग करोगे तो आप 12% 15% के आसपास रिटर्न देता है। तो आप इनके ये 3 को आप पकड़ लो। कौन कौन सा? एक तो मैंने बताया कौन सा, निफ्टी ETF, निफ्टी 20 जिसको बोलते हैं हम लोग है ना, और दूसरा ETF मैंने बता दिया निप्पॉन का ETF PSU बैंक का है ना, अगर आपको बहुत तेजी से जाना है तो। और फिर क्या कहते हैं, निप्पॉन का ही ETF बैंक 20, इसको आप पकड़ लो, तो इसमें लगभग 20% का रिटर्न आपको मिलता रहता है। तो इस तरीके से आप ये 3 ETF के गुणगान गाओ, किसी में लगने की जरूरत नहीं। जितना आपको, जितना मतलब रिस्क और रिवॉर्ड समझ लीजिए, जितना आप रिस्क लेना चाहते हो उस हिसाब से आपको रिटर्न मिलता है। कम रिस्क मतलब 90% आपका सिक्योरिटी है तो 10% का रिटर्न, अगर आपकी 80% सिक्योरिटी है, 20% का रिस्क है तो 20% का रिटर्न। जितना प्रॉफिट है उतना ही आपका रिस्क है। ठीक है, अब चलते हैं म्यूचुअल फंड पे। मुझे म्यूचुअल फंड कौन सा पसंद है? देखो म्यूचुअल फंड बहुत सारे हैं। ठीक है, अब जैसे ये क्विंट का है ना, क्विंट का आपका म्यूचुअल फंड मुझे जो पसंद है कौन सा, क्विंट मिड कैप फंड ग्रोथ ऑप्शन डायरेक्ट प्लान। अब इसको समझते हैं। देखो एक बुक है कॉमन स्टॉक विथ अनकॉमन प्रॉफिट। ठीक है, चलो पहले उसके विषय में बात करते हैं। मैं आज आपको ऐसा इन्वेस्टमेंट टिप दे रहा हूं जो 1000 रुपए लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी आपको शायद ना मिले, और स्टॉक मार्केट में शायद कोई बताए भी ना। अगर मैं इसको सिखाने का मैं भी चार्ज करता हूं, ठीक है, जो मेरे लोकल में है या फिर जो ऑनलाइन आते हैं, इसका मैं चार्ज करता हूं। ठीक है, ये आपको आज फ्री में मिल रहा है, इसको समझिए। तो एक बुक है कॉमन स्टॉक विद अनकॉमन प्रॉफिट, आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएगा। देखो वॉरेन बफेट को सब जानते हैं, उनके जो वो थे, कौन थे गुरु थे, वो थे कौन, बेंजामिन ग्राहम। ठीक है, अब जो ग्राहम सर थे, अगर उनका भी आप पढ़ोगे, एक बुक है कौन सी है वो, वॉरेन बफेट वे, तो उसमें खुलासा किया कि भैया बेंजामिन ग्राहम के जो सिद्धांत थे ना, उससे बेंजामिन ग्राहम भी कुछ खास कमा नहीं पाए। समझ में आया? बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बुक को बहुत कम मैं इसमें तवज्जो देता हूं, इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बुक को। ठीक है, उसके आप फंडामेंटल पढ़ सकते हो, समझ सकते हो, लेकिन उसमें एक इंट्रिंसिक जो वर्ड है ना कि इंट्रिंसिक वैल्यू, यानी कि आप कह रहे हो कि आप जब इंट्रिंसिक वैल्यू के नीचे जब आए स्टॉक तब आप बाय करो। ठीक है, आपकी मार्जिन की सेफ्टी रहती है, लेकिन हमेशा अच्छे स्टॉक आपको इंट्रिंसिक वैल्यू के नीचे नहीं मिलते। लेकिन उनका टोटल का एक बात देखोगे तो वो क्या बोलते हैं कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी, यानी कि आपका पैसा सेफ रहना चाहिए, इतनी कहानी है। बात समझ गए? उसके लिए आप मूविंग एवरेज यूज कर सकते हो कि 100 के मूविंग एवरेज के नीचे आएगा तो मैं परचेस करूंगा, या फिर अगर आप एसआईपी करते हो छोटा छोटा पैसा डाल के तो आप एसआईपी भी कर सकते हो, या आप आपके अकॉर्डिंग जैसा आपको पैसा जमा करना हो वैसा आप कर सकते हो। तो उसमें इतनी चिंता की बात नहीं होती, कभी ऊपर कभी नीचे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अगर आपको बिल्कुल बैठा रह के करना है तो भैया 100 मूविंग एवरेज लगा लो, है ना, मूविंग एवरेज का जो आता है ना निफ्टी 20 पे 100 का मूविंग एवरेज ले लो, वहां से करने लगो, है ना परचेजिंग, या फिर 200 का मूविंग एवरेज ले लो, वहां से परचेजिंग करने लगो। अब मैं, मुझसे पूछो मैं कैसे करता हूं, मैं तो डाल देता हूं। कब आएगा कब नहीं आएगा उसका टेंशन नहीं लेने का, क्योंकि मैं हर महीने कुछ ना कुछ पैसा डालता हूँ, 10,000 15,000 20,000 अभी डालता हूँ पर मंथ, 20,000 रुपये मिनिमम डालता ही डालता हूँ। म्यूचुअल फंड में डालूं चाहे उसमें डालूं। अब उसको मैं कैसे करता हूँ, मैं देखो आपको कैसा करना चाहिए, जो बोला जाता है कि 50% आप इंडेक्स में रखो, 50% म्यूचुअल फंड में रखो, ऐसा आप कर सकते हो। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ, मैं 70% म्यूचुअल फंड में रखता हूँ और 30% में इंडेक्स में रखता हूँ। क्यों? मुझे थोड़ा लंबी रेस का घोड़ा बनना है, मुझे थोड़ा पैसा जल्दी कमाना है। ठीक है, अब एक बात और बोलते हैं। देखो जो मैं बात बता रहा था बेंजामिन ग्राहम को, उसके बाद जब 1980 के आसपास, एग्जैक्ट मेरे को याद नहीं है, 1980 के आसपास ये आपके वॉरेन बफेट से पूछा गया कि आप मतलब किसकी, अगर बोला जाए तो आप किससे बने हो, तो उन्होंने बोला मैं फिलिप फिशर, 50% फिलिप फिशर और 50% बेंजामिन ग्राहम हूं। लेकिन आज के टाइम पे अगर देखा जाए तो वो 80% फिलिप फिशर है और 20% बेंजामिन ग्राहम है। तो आपको फिलिप फिशर ने जो एक बुक लिखी थी कॉमन स्टॉक विद अनकॉमन प्रॉफिट, उसको जरूर पढ़ना चाहिए। ठीक है, और मतलब एक और है, उनका नाम मेरे को याद नहीं है। तो फिलिप फिशर के वो भी गुरु हैं जो, जिनका वॉरेन बफेट बार बार उनके मतलब
क्या चड्डी बड्डी बोल लो या फिर सगे दोस्त बोल लो, वो दोनों मिलके जो कंपनी ना उसको संभालते हैं ना। सबवे क्या नाम है उसका कंपनी का, मेरे को नाम याद नहीं आते, वो कई बार कंफ्यूज हो जाता हूँ। ठीक है, चलो उसको छोड़ते हैं। तो फिलिप फिशर आप ये समझिए बेंजामिन ग्राहम से बहुत अच्छे हैं। ठीक है, और फिलिप फिशर आपके अभी वॉरेन बफेट के भी गुरु हैं, और जो उनके फ्रेंड हैं उनके भी गुरु हैं। तो आपको अभी फिलिप फिशर बनना है। तो फिलिप फिशर की कॉमन स्टॉक विथ अनकॉमन प्रॉफिट जो बुक है, उसके भी ऑडियो बुक पढ़ी हुई है, वो पढ़ लो। तो उसमें क्या है, उसमें ये बताया गया है कि आपको करना क्या है। आपको करना ये है कि आपको है ना लार्ज कैप में नहीं जाना। लार्ज कैप में क्यों नहीं जाना, क्योंकि लार्ज कैप क्या है, वो हाथी हो गया है, यानी कि चलेगा धीमे धीमे, धमक धमक चलेगा, धमक धमक, है ना। यानी कि प्रॉफिट देगा तो 10%, 15%, 20%, कौन बस इतना ही देगा, इससे ज्यादा नहीं देगा, क्योंकि बहुत लार्ज कंपनी है, बहुत तेजी से नहीं भागती है। ठीक है, और अगर आप सबसे स्मॉल कैप में चले गए तो वो क्या है, वो अभी हिरन है, भागेगा तो बहुत तेजी से, लेकिन उसको कोई ना कोई खा सकता है, वो मर सकता है, समझ गए ना। तो स्मॉल कैप में भी नहीं जाना। अब लार्ज कैप में नहीं जाना, स्मॉल कैप में नहीं जाना, तो बचा क्या, मिड कैप। समझ में आया। मिड कैप ऐसी कंपनियां होती है जो 5-10 साल चल चुकी होती है, जिनके पास अच्छा खासा फंड होता है। अब मिड कैप ही लार्ज कैप में कन्वर्ट होती हैं। स्मॉल कैप से कंपनियां मिड कैप में जाती हैं, मिड कैप से लार्ज कैप में जाती हैं। तो आपको मिड कैप में इन्वेस्ट करना है, तो मुझे मिड कैप में इन्वेस्ट करना है। अब मिड कैप को खगाले कौन, यानी कि सर्च कौन करे, तो उसके लिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। फिर वही बात, स्टॉक के पीछे मत भागो। आप अगर स्टॉक के पीछे भागते रहे ना, इतनी एनर्जी रखती है, मैंने कई सालों में अपनी बहुत सी एनर्जी वेस्ट कर दी। उसके बाद समझ में आया, और फिर सरदर्द होता है, बेचूं क्या, खरीदूं क्या, कब खरीदूं, कब बेचूं। टेंशन नहीं लेने का, सीधे आने का मिड कैप में। मिड कैप का कौन सा आपको स्टॉक खरीद, देखो म्यूचुअल फंड आप रिव्यू करते समय टाइम टू टाइम रिव्यू करते रहना, और मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़े रहना, तो मैं उस पर ऐसे ही वीडियो की लिंक डालते रहता हूं। अभी देखो क्विंट का मिड कैप आप ले सकते हो, क्विंट मिड कैप फंड ग्रोथ ऑप्शन डायरेक्ट प्लान। अब आपको ये अगर आपको म्यूचुअल फंड लेना नहीं आता है तो भैया बहुत सारे वीडियो देख लेना, मेरे भी वीडियो डले हुए प्लेलिस्ट में जाके म्यूचुअल फंड की, तो उसमें भी आप देख सकते हो। इसका अगर आप देखोगे, है ना, इसका अगर आप वो देखोगे इसने कब कितना रिटर्न दिया, तो देखो ये लिखा है मिड कैप ग्रोथ, 1 साल का रिटर्न इनका 23% का है। 3 साल का रिटर्न आप देखोगे तो 39.49%, लगभग 40% का, और 5 ईयर का जो रिटर्न है उनका 22.54। मैं क्यूमुलेटिव रिटर्न नहीं बता रहा हूं, ये बात समझिए, मैं आपको एनुअली रिटर्न बता रहा हूं कि अगर पांचवें साल देखेंगे तो ये 22% लगभग आता है। एवरेज रिटर्न समझ लो कि 5 साल का एवरेज रिटर्न आएगा तो 22% आएगा, 3 साल का एवरेज आएगा तो 40% आएगा, 1 साल का एवरेज जो आएगा वो 23% का रिटर्न आएगा। क्यूमुलेटिव मतलब क्या कि आपको ये मैं बोल सकता हूं, इसमें लगभग 3 साल में आपका पैसा डबल हो जाता है। 3 साल में आपका पैसा डबल हो जाता है भैया, 129-130% ऐसा कुछ रिटर्न दे देता है। ठीक है, और मैं थैंक्स करना चाहूँगा, मुझे म्यूचुअल फंड की तरफ मोड़ा मेरे राजेंद्र सर थे, राजेंद्र सर ने, उनका थैंक यू बोलना चाहूँगा मैं इस वीडियो के माध्यम से। वो मतलब मेरे एएसएम थे, एरिया सेल्स मैनेजर, इप्का में ही थे, एनवी लाइफ केयर, है ना, एनवी लाइफ केयर में। उसके पहले इप्का से पहले मैं करता था फार्मास्यूटिकल में, उसमें थे। तो उनको थैंक्स राजेंद्र सर को, मेरी उनसे खास कुछ बनी नहीं, लेकिन उनने मुझे एक चीज़ जो दी म्यूचुअल फंड, वो बहुत अच्छी थी। उसके बाद ही मैं म्यूचुअल फंड को मैंने एनालाइज करना चालू किया था। ठीक है, तो ये म्यूचुअल फंड का कहानी हो गई। अब इसमें ये देखो, आपको मैंने वो भी बता दिया, और इसका ग्राफ भी देख लो आप, ग्राफ फटाफट ऊपर की तरफ चढ़ता हुआ। इसमें कौन कौन सी कंपनियां हैं, कौन सी नहीं है, वो सब आप देख लेना, मैं एक इसका सेपरेट वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, अब इस बात समझे, तो आप इससे करोड़पति इजीली बन सकते हो। तो यही मैंने बताया कि ये मेरा बेस्ट वीडियो है इन्वेस्टमेंट के विषय में। जो मुझसे आज तक जुड़े थे कि भैया इन्वेस्टमेंट हकीकत में कैसे करते हैं और कैसा करना चाहिए, तो मैंने आपको स्पष्ट बता दिया। मैंने उन बुक्स के नाम भी ले लिए, और मैंने आपको वो भी बता दिया कि कहाँ करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। और आप मुझसे जुड़े रहिए, इसी तरीके से समय समय पर बताता रहूंगा। तो जो कंजर्वेटिव है, रिजल्ट क्या निकला, कंजर्वेटिव हो, डर लगता है, निफ्टी 20 करो। अगर ईटीएफ में करना है तो ईटीएफ निफ्टी 20 है, वरना इंडेक्स के म्यूचुअल फंड है ना, उनमें आप डाल सकते हो, बहुत सारे हैं, मिल जाएंगे, यूट्यूब पे भी मिल जाएंगे। अगर थोड़ा सा ईटीएफ में ही आपको करना है तो बैंक 20 करो, और उसी में जाना है ईटीएफ में तो पीएसयू बैंक 20 करो, और आपको करना है तो क्विंट का, है ना, क्विंट नाम है, या क्विंट अजीब सा थोड़ा लगता है बोलने में, क्विंट का क्या करना है, मिड कैप करो। वीडियो आप पीछे जाके देख लेना, तो आपको वहां बहुत अच्छा करना है। और मैंने फिलिप फिशर का नाम भी बता दिया, उनकी बुक बिल्कुल पढ़िए, जुम्मेश्वरी है,
अच्छी लगेगी। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हो सकता है वीडियो लंबा हो गया है, और टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। ठीक है, अगर इससे कोई भी जुड़ा आपका प्रश्न हो तो कीजिए। आपको, मुझे नहीं लगता कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो इन्वेस्टमेंट के लिए देखने की जरूरत है। ठीक है, मैंने हर चीज आपको समझा दी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो टाटा बाय बाय, सयोनारा।